सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं सभी में ये सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं कई बार, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आ रहे थे, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए थे। दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था? विनय साइमन परीक्षण, बर्ट लंदन परीक्षण, टर्मल मैरिल स्केल या फिर टर्मन स्टैनफोर्ड परीक्षण। आप सभी को अच्छे से पता है कि बुद्धि परीक्षण के लिए सबसे पहला परीक्षण किसने किया था? विनय साइमन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह परीक्षण किया गया था 1905 में। आप लोग ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेट परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का, उपलब्धि का, व्यक्तित्व का या रुचि का? तो थीमेटिक अपेरेंट टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और यह मापन करता है व्यक्तित्व का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। और टेट परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? आप सभी को पता है, मॉर्गन एवं मरे, और यह एग्जाम में आप लोगों के पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत विनय ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा व्यवहार के सभी पक्षों का मापन किया जा सकता है? या किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने, वॉटसन ने, पाउलो ने या स्किनर ने? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वॉटसन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही जाएगा। आपको पता है कि जो वॉटसन थे ये बहुत बड़े व्यवहारवादी थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखिए, प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पावलोव, गुथरी, गोफा या फिर थॉर्नडाइक? तो आपको पता है कि प्रशिक्षण स्थानांतरण या अधिगम स्थानांतरण के नाम से भी आप इसको जानते हो, या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी आप इसको कहते हो। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है यह सिद्धांत किसने दिया था, या प्रिंसिपल किसने दिया था? तो आप सभी को पता है किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। इनके सिद्धांत को एसआर थियरी भी कहते हैं, आप लोगों को पता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अधिगम के 3 नियम दिए थे। मुख्य नियम कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसके अलावा इन्होंने 5 गौड़ नियम भी दिए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वे छात्र जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, ऐसे छात्र क्या कहलाते हैं? ऐसे बच्चे जो अपनी कल्पना से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से कुछ नई वस्तुओं का सृजन करते हैं या कुछ नया करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक, असाधारण बालक, सृजनात्मक छात्र या अपराधी छात्र? तो राइट आंसर सभी को पता है, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, यानी कि यह सृजनात्मक छात्र कहे जाते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरटी एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी लोगों को पता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना यह राज्य सरकार का क्या है? कर्तव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। इसको आप लोग याद भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह 1 अप्रैल 2010 से आपको पता है पूरे देश में लागू भी हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? यानी कि एनसीएफ 2005 जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसको निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? आप सभी को पता है, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 90 से 110 आईक्यू वाला बालक क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक, प्रखर बुद्धि बालक, सामान्य बालक या अपराधी बालक? दोस्तों, आप लोगों को मैंने मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। कंप्लीट आपको उसका नोट्स भी चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हर एक विषय की फ्री पीडीएफ हम देते हैं। इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स में लिख करके मैं आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चंस को पढ़ा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं,
उसी प्रकार से मैंने पूरा अपने हाथों से लिख करके आपके लिए नोट्स बनाया है। वो नोट्स आपके बहुत काम आएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर सिंपली जा करके आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी हमारे चैनल का लोगो इस तरीके से आ जाएगा TUC, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं येलो कलर का लोगो क्लिक करके उस पर, और आप सभी विषयों के वहां पर वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 90 से 110 IQ वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, सामान्य, अपराधी। तो ये कहलाते हैं सामान्य बुद्धि के बालक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? अधिगम अक्षमता वाले बालक, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है। श्रवण दोष वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है। दृष्टि दोष वाले बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में समस्या होती है। तो ये सारे बच्चे ही समावेशी बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी, यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ड्रा ए मैन परीक्षण। ड्रा अ मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित किया गया, यानी किसने यह परीक्षण किसने बनाया है? अलेक्जेंडर द्वारा, कोह द्वारा, गुड एनएफ द्वारा या फिर भाटिया द्वारा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड एनएफ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है। विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को दूर कर उनका सामाजिकरण करते हैं? यानी कि जो विद्यालय होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखिए, बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को क्या करना होता है? दूर करना होता है। और सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, बच्चों को हम किस तरीके से सिखाते हैं कि कौन कौन सी दुष्प्रवृत्तियां हैं समाज में जिनको हमें दूर करना है, अपने परिवार से, अपनी जाति से, अपने आस पड़ोस के लोगों से इन दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करना है। तो कौन कौन सी ऐसी है? संकीर्णता, यानी कि संकीर्ण विचारधारा, या ये कह सकते हैं कि रूढ़वादिता। इसके अलावा अंधविश्वास, अंधविश्वास भी आज के समय में बहुत है, जिसको कहीं ना कहीं विद्यालय और बच्चे जो हमारी नई पीढ़ियां आ रही हैं वही इसको क्या कर रही हैं? ब्रेक कर रही हैं, तोड़ रही हैं। कुरीतियां, कुरीतियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनका धीरे धीरे से, जैसे कि छुआछूत हुआ, बहुत सारी चीजें हुई जिनका अब धीरे धीरे से अब ये सब चीजें खत्म हो रही हैं समाज से और बराबरी आ रही। तो इस तरीके से देखिए, संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियां ये सब समाप्त हो रही हैं और ये सब विद्यालय में ही बच्चों को सिखाई जाती हैं और बच्चे यहीं से सीख करके जाते हैं और अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से इनको समाप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कॉग्निटिव थियरी किसने दी थी? आप सभी लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है किसने दी थी। जीन पियाजे जी ने दी थी। इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक थी। फिर उसके बाद दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। और फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो यही 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं और ये वाकई में आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से बातचीत करते हैं? कौन सी विधि के द्वारा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वह बालक के अभिभावक से और उसके अध्यापक से बात करते हैं? तो साक्षात्कार विधि, अंतर निरीक्षण विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि या प्रश्नावली विधि। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा साक्षात्कार विधि, यानी कि इंटरव्यू मेथड से। क्वेश्चन नंबर 15 है। किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। डॉक्टर फ्रायर, जुंग, मैकडूगल या फिर क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी, और यह बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी, क्रो एंड क्रो की। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? रेवन ने, स्पीयरमैन ने, गॉल्टन ने या डरमन ने? तो राइट आंसर आप सभी लोगों को पता ही होगा, रेवन ने किया था। इसलिए इसे रेवन मैट्रिसेस भी कहते हैं, इसको रेवन मैट्रिसेस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण को। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया है? मनोविज्ञान का सिद्धांत, यह पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक ने लिखा है? मनोविज्ञान का सिद्धांत, यह एक बुक है। इसके राइटर कौन है? थॉर्नडाइक, जेम्स, डीवी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है जेम्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए राजभाषा, अंग्रेजी, राज्य भाषा या मातृभाषा?
तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी कि जब बच्चा शुरू शुरू में विद्यालय आता है 6 वर्ष की अवस्था में, तो उसकी शिक्षा किस भाषा में होना चाहिए? उसी भाषा में होना चाहिए जो भाषा उसे पहले से आ रही है, यानी कि जो उसकी मातृभाषा है, जिस भाषा में वह अपने परिवार के लोगों से बात करता है या परिवार के लोग उससे बात करते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग जिस भाषा को जानते हैं, वही भाषा उसे हमें सिखानी है, यानी कि मातृभाषा। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? तो प्रश्नावली विधि, ड्राई मैन विधि, सर्व परीक्षण विधि या प्रक्षेपण परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए प्रश्नावली विधि, ड्राई मैन परीक्षण और प्रक्षेपण परीक्षण, ये सभी क्या है? व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधियां, और इनको मैंने सभी को पढ़ाया है। जो सर्व परीक्षण है यह व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? यह कथन किसका है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बना सकता हूँ? यह कथन किसका है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन्होंने बच्चे के पर्यावरण पर ध्यान दिया था कि जैसा उसका व्यवहार होगा, जैसे उसके आसपास के लोग का व्यवहार होगा, वह बच्चा वैसा ही बन जाएगा। अगर वह अपराधियों के बीच में रह रहा है तो वह अपराधी बन सकता है, अगर डॉक्टर्स के बीच में रह रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर तरीके से इन्होंने आसपास के माहौल को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अगर बच्चे के आसपास का माहौल जैसा रहेगा वह वैसा बन जाएगा। तो वह यह कथन किसका है? पाउलो का, फ्रायड का, वॉटसन का या एडलर का? तो यह कथन है वॉटसन का। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है जन्म के समय सभी बच्चे समान होते हैं? यह कथन किसका है? स्किनर का, वॉटसन का, बोरिंग का या फिर वुडवर्थ का? दोस्तों यह कथन है वॉटसन का, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही हो गया। इन्होंने क्या कहा था कि जन्म के समय सभी बालक क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है वह उसी प्रकार के बनते हैं। जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, इसके अलावा अपराधी भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, और यह सबसे फेमस परिभाषा है किशोरावस्था की, और इसको किसने कहा है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को इसका आंसर 100% मैं श्योर हूं कि आप सभी को आता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी 100% श्योरिटी के साथ यहाँ पर मैं लगा रही हूँ स्टैनली हॉल, और आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर ही होगा यही। तो किशोरावस्था बड़ी ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। डेविस का, स्किनर का, बी एन झा का या वुडवर्थ का? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान में मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो साइकोलॉजी है इसका क्या अर्थ है? व्यवहार का अध्ययन, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या शरीर का अध्ययन? तो राइट आंसर है व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनौपचारिक समाजीकरण का साधन है। दोस्तों आप लोगों ने शिक्षा पढ़ा है, शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, आपने 3 प्रकार की शिक्षा पढ़ी है। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या डिफरेंस होता है? औपचारिक शिक्षा हमारे तब से मानी जाती है जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं। स्कूल जाना शुरू करते हैं 6 वर्ष की अवस्था, यह होती है हमारी औपचारिक शिक्षा। और उससे पहले जो हमारे माता पिता, हमारे घर के बड़े जो हमें सिखाते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे मित्र मंडली, हम टीवी में जो देख के सीखते हैं, मोबाइल में देख के सीखते हैं, या आस पड़ोस के लोगों से, समुदाय से जो भी सीखते हैं, वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है अनौपचारिक समाजीकरण, एक तरीके से शिक्षा ही आप कह सकते हैं। तो अनौपचारिक समाजीकरण या अनौपचारिक शिक्षा के साधन कौन कौन से? राज्य है, समुदाय है, संचार के साधन जैसे कि टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब क्या संचार के साधन है। तो इस तरीके से राज्य, समुदाय, संचार साधन, ये सभी क्या है? अनौपचारिक शिक्षा के साधन है, जबकि स्कूल क्या है? औपचारिक शिक्षा का साधन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन 2 कारकों को सम्मिलित किया? सामान्य एवं असामान्य, विशिष्ट एवं अविशिष्ट, सामान्य एवं विशिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है, आपको पता है। और इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि में 2 फैक्टर होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। पहला सामान्य, दूसरा विशिष्ट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर इन्होंने माना था बुद्धि में। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु कौन सा होता है? 14, 11, 9 या 6 वर्ष? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए अच्छे से वीडियोस ऐसे ही लेकर के हम आते रहेंगे। और आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को आपने प्रेस किया है, जो घंटी का निशान है उसको प्रेस किया है, तो आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से पहुंचेगी आपके पास और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 है, बालक के समाजीकरण में कौन कौन से तत्व बाधक होते हैं? माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा या उपरोक्त सभी। अगर बच्चे को माता पिता का प्यार नहीं मिल रहा है तो यह उसके समाजीकरण में निश्चित रूप से बाधक है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे लगेगा कि सबके माता पिता ऐसे ही, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चा खुश नहीं रहेगा। और अगर उसके माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, इसका क्या मतलब है कि लड़की लड़का इस तरीके से माता पिता भेदभाव कर रहे हैं, कोई सामान ला रहे हैं लड़के के लिए ला रहे हैं, लड़की के लिए नहीं ला रहे हैं, या इस तरीके से अगर हो रहा है भेदभाव, तो इससे भी क्या होता है, बच्चों के मन में कुंठा उत्पन्न होती है। अनुचित दंड यानी कि बच्चे ने कोई गलती भी नहीं की है फिर भी उसकी पिटाई हो गई, या उसके अंदर असुरक्षा की भावना है, घर में भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, तो ये सभी चीजें बालक के सामाजिकरण में बाधक है। कहीं ना कहीं बच्चा डरा हुआ सहमा हुआ रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी? आप सभी लोगों को पता है, ए एन सेन गुप्ता, सी एस बोस, ए एन चटर्जी या फिर बी एन बनर्जी। राइट आंसर है ए एन सेन गुप्ता जी ने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या की थी? स्थापना की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना ए एन सेन गुप्ता ने की थी। और आप सभी लोगों को पता है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में है, याद रखिएगा। ये मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी भारत में? याद रखिएगा, ए एन सेन गुप्ता ने की थी। और अगर मनोविज्ञान शाला पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है? असक्षमता और असुरक्षा कौन सा संवेग उत्पन्न करता है? स्नेह, क्रोध, भय या फिर ईर्ष्या? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है भय, यह संवेग बच्चों में असक्षमता और असुरक्षा उत्पन्न करता है। बच्चा डरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो भयभीत है। तो डरा हुआ यानी कि वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अब किसी बच्चे ने अचानक शेर देख लिया तो वह भयभीत तो हो ही जाएगा, उसके अंदर असुरक्षा की भावना तो आ ही जाएगी, यानी कि वह डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। तो यह जो संवेग है, यह बच्चों में असक्षमता यानी कि शेर को देख करके अपने आप को हम असहाय या असक्षम समझने लगे, और हमारे अंदर असुरक्षा की भावना आ गई, हम डर गए। तो इस तरीके से ये जो भय संवेग है, यह असक्षमता और असुरक्षा को उत्पन्न करता है। इस तरीके से यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए। उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले से आ रहे होंगे और आप सभी लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है हर विषय की, तो यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, वहां पर प्लीज शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके और भी फ्रेंड चैनल से जुड़े और इन वीडियोस का लाभ ले पाए। उम्मीद करती हूँ आप हमारे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को भी देखते रहेंगे, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा। और आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो बने रहिए चैनल से, सारे वीडियोस को भी देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या हमसे बताते रहिए।